धरती पर जीवन के लिए हवा, पानी और तापमान जरूरी है, लेकिन अंतरिक्ष में न हवा है, न मिट्टी, न बारिश, न सुरक्षा। वहाँ हर सेकंड सूरज और दूर ब्रह्मांड से आने वाली रेडिएशन जान ले सकती है। फिर भी वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव को चुना जो ना तो जानवर है, ना पेड़ है और ना ही इंसान की तरह सांस लेता है। यह है मॉस यानी काई, एक ऐसा पौधा जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 283 दिनों तक बिना मिट्टी, बिना बारिश और पृथ्वी की तुलना में अधिक रेडिएशन वाले माहौल में रखा गया। और जब उसे वापस धरती पर लाया गया तो जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ। वो मरा नहीं, वो फिर से जिंदा हो गया। आज यही काई मंगल को हरा करने की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत मंगल से नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत साधारण सवाल से। अगर इंसान कभी धरती से बाहर बसना चाहता है तो सबसे पहले जीवन को वहां टिकना सीखना होगा। अंतरिक्ष इंसान के लिए नहीं बना है। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, हवा नहीं है और धरती की तरह कोई सुरक्षा कवच भी नहीं है। धरती का वायुमंडल हमें अदृश्य ढाल की तरह बचाता है, लेकिन स्पेस स्टेशन उस सुरक्षा ढाल से बहुत हद तक बाहर है जो धरती की सतह पर जीवन को बचाती है। वहां रहने वाला हर जीव सीधे रेडिएशन के संपर्क में रहता है। इसी वजह से पौधों को अंतरिक्ष में उगाना सिर्फ खेती नहीं बल्कि जीवन की परीक्षा बन जाता है। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने कई पौधों के बारे में सोचा, गेहूं, चावल, सब्जियां, लेकिन हर बार एक ही समस्या सामने आई। ये पौधे बहुत नाजुक थे, उन्हें ज्यादा पानी चाहिए था, उन्हें स्थिर गुरुत्वाकर्षण चाहिए था और जरा सी रेडिएशन भी उनके डीएनए को नुकसान पहुंचा देती थी। तभी वैज्ञानिकों की नजर एक ऐसे पौधे पर गई जिसे हम अक्सर दीवारों, पत्थरों या पुराने पेड़ों की छाल पर उगा हुआ देखकर अनदेखा कर देते हैं। मॉस यानी काई, जो कि हरे रंग की होती है। मॉस ना तो बड़ा होता है, ना ही दिखने में खास, लेकिन इसके अंदर छिपी है लाखों साल की जिद। मॉस धरती के सबसे पुराने पौधों में से एक है। यह उस समय भी मौजूद था जब धरती पर पेड़ नहीं थे। इसने हिमयुग झेले हैं, लंबे सूखे देखे हैं और ऐसे हालात में भी जिंदा रहा है जहां दूसरे पौधे खत्म हो गए। सबसे खास बात यह है कि मॉस पानी के बिना पूरी तरह सूख सकता है। उसकी कोशिकाएं लगभग निष्क्रिय हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही पानी मिलता है वह दोबारा सक्रिय हो जाता है। यानी मॉस मरता नहीं, वह बस रुक जाता है। यही गुण वैज्ञानिकों के लिए सबसे अहम था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक विशेष प्रयोग की योजना बनाई गई। इसका मकसद साफ था, यह देखना कि क्या मॉस अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में लंबे समय तक टिक सकता है। स्पेस स्टेशन में हालात धरती से बिल्कुल अलग होते हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण लगभग शून्य होता है। पानी हवा में नहीं गिरता बल्कि छोटी गोल बूंदों के रूप में तैरता रहता है। पौधों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि ऊपर क्या है और नीचे क्या। इसके अलावा स्पेस स्टेशन दिन में कई बार सूरज की रोशनी और अंधेरे से गुजरता है। दिन रात का कोई स्थिर चक्र नहीं होता। और सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन। वह रेडिएशन जो धरती पर पहुंचने से पहले वायुमंडल में रुक जाती है, लेकिन स्पेस स्टेशन पर सीधी टकराती है। इसी वातावरण में मॉस को एक पूरी तरह सीलबंद जैविक प्रयोग यूनिट के भीतर रखा गया। इस यूनिट में नमी और प्रकाश को नियंत्रित मात्रा में उपलब्ध कराया गया। प्रयोग के दौरान किसी प्रकार की मिट्टी का उपयोग नहीं किया गया। मॉस को जीवित रखने के लिए केवल नमी और सीमित पोषक तत्व दिए गए। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते, महीने बीते। कई वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी कि यह प्रयोग ज्यादा समय तक चलेगा। उन्हें लगता था कि कुछ हफ्तों में मॉस सूख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मॉस की बढ़त धीमी थी, बहुत धीमी, लेकिन वह जिंदा था। उसने खुद को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। उसकी कोशिकाओं ने ऊर्जा बचाने का तरीका अपनाया। उसने अनावश्यक गतिविधियां रोक दी, लेकिन जीवन को छोड़ा नहीं। 283 दिन, लगभग 9 महीने, इतने लंबे समय तक मॉस अंतरिक्ष में रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी और सीमित संसाधनों के बीच टिका रहा। और यही वह पल था जब वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि वे सिर्फ एक पौधे पर प्रयोग नहीं कर रहे थे, वे भविष्य की नींव रख रहे थे। क्योंकि अगर कोई जीव अंतरिक्ष में इतना सहन कर सकता है तो शायद वही जीव किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की शुरुआत कर सकता है। 283 दिन बाद जब मॉस को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर लाया गया, वह किसी पौधे जैसा नहीं लग रहा था। वह पूरी तरह सूखा हुआ और बेबस नजर आ रहा था। भूरा पड़ चुका था, उसमें कोई हरियाली नहीं दिख रही थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष ने आखिरकार उसे हरा दिया हो। स्पेस से लौटने वाले किसी भी जैविक नमूने की जांच बहुत सावधानी से की जाती है। वैज्ञानिक जानते थे कितने लंबे समय तक रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद किसी भी पौधे की कोशिकाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। कई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मॉस दोबारा सक्रिय होगा। यह भी माना जा रहा था कि शायद इसका डीएनए इतना खराब हो चुका होगा कि यह अब कभी बढ़ नहीं पाएगा।
लेकिन विज्ञान उम्मीद से नहीं, जांच से चलता है। मॉस को नियंत्रित माहौल में रखा गया, नमी धीरे धीरे बढ़ाई गई, उसे तेज रोशनी या कोई अचानक बदलाव नहीं दिया गया, केवल पानी उपलब्ध कराया गया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन तीसरे दिन एक बहुत हल्का सा रंग दिखाई देने लगा, वह हरा था। धीरे धीरे मॉस की सूखी हुई कोशिकाएं फिर से पानी सोखने लगी। जो कोशिकाएं महीनों से निष्क्रिय थीं, उन्होंने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। यह कोई जादू नहीं था, यह मॉस की जैविक बनावट थी। मॉस की कोशिकाओं में एक खास क्षमता होती है, जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो यह खुद को लगभग स्लीप मोड में डाल देता है। उसका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो जाता है, ऊर्जा की खपत न्यूनतम हो जाती है। इसी वजह से रेडिएशन से नुकसान तो होता है, लेकिन मॉस में उस नुकसान को ठीक करने की क्षमता होती है। इसलिए रेडिएशन का असर उस पर दूसरे पौधों जितना गंभीर नहीं पड़ता। जैसे जैसे मॉस पूरी तरह सक्रिय हुआ, वैज्ञानिकों ने उसकी गहराई से जांच शुरू की। सबसे पहले डीएनए की जांच की गई। यह देखा गया कि अंतरिक्ष की रेडिएशन ने उसके जेनेटिक ढांचे को कितना नुकसान पहुंचाया। नुकसान था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मॉस की कोशिकाएं खुद ही उस नुकसान की मरम्मत कर रही थीं। जहां दूसरे पौधों में ऐसा नुकसान स्थायी हो सकता था, मॉस में वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। यह पहली बार नहीं था कि मॉस ने वैज्ञानिकों को चौंकाया हो, लेकिन यह अब तक का सबसे ठोस सबूत था कि यह पौधा अंतरिक्ष जैसे माहौल को सिर्फ सहन ही नहीं करता, बल्कि उससे उबर भी सकता है। इसके बाद मॉस पर धरती पर भी कई कठिन परीक्षण किए गए। पहला परीक्षण था तेज गर्मी और सूखा। मॉस को ऐसे इलाकों में रखा गया जहां तापमान बहुत ज्यादा था और नमी लगभग ना के बराबर थी। कई पौधे ऐसे हालात में कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, लेकिन मॉस ने वही किया जो वह अंतरिक्ष में कर चुका था। उसने खुद को समेट लिया, उसने बढ़ना रोक दिया, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। जैसे ही हालात थोड़े बेहतर हुए, वह फिर से सक्रिय हो गया। इसके बाद खारे पानी का परीक्षण किया गया, क्योंकि मंगल पर अगर पानी मौजूद है तो वह मीठा नहीं है, वह खारा है। मॉस को सीमित मात्रा में खारे पानी के संपर्क में रखा गया। यह एक जोखिम भरा परीक्षण था, लेकिन मॉस ने यहाँ भी अपनी क्षमता दिखाई। उसकी वृद्धि धीमी हुई, लेकिन जीवन बना रहा। इन सभी परीक्षणों का मकसद एक ही था, यह समझना कि क्या मॉस उन हालातों में जीवित रह सकता है जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल है। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को एक और महत्वपूर्ण बात समझ आने लगी। मॉस सिर्फ जिंदा नहीं रहता, यह अपने आसपास के माहौल को बदलना शुरू कर देता है। जहां मॉस उगता है वहां नमी टिकने लगती है, नमी के साथ सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं और इसी से मिट्टी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। यही कारण है कि धरती पर सबसे पहले जिन जगहों पर जीवन दिखता है वहां अक्सर मॉस मौजूद होता है। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों की सोच अब सिर्फ प्रयोग तक सीमित नहीं रही। अब सवाल बदल चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या मॉस अंतरिक्ष में जिंदा रह सकता है, अब सवाल यह था कि क्या मॉस किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की नींव रख सकता है। और जैसे जैसे मंगल पर इंसानी कॉलोनी की बातें तेज होती गईं, वैसे वैसे मॉस उस योजना का अहम हिस्सा बनता गया, क्योंकि मंगल पर सबसे बड़ी समस्या सिर्फ ठंड या दबाव नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है रेडिएशन। और यहीं पर मॉस की एक और क्षमता वैज्ञानिकों के सामने आई। मॉस रेडिएशन को पूरी तरह नहीं रोकता, लेकिन उसकी जैविक संरचना रेडिएशन के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकती है। यह कोई ठोस दीवार नहीं है, लेकिन यह एक जैविक ढाल की तरह काम कर सकता है। मंगल दूर से लाल दिखाई देता है क्योंकि उसकी मिट्टी में लोहे की मात्रा बहुत अधिक है, जो ऑक्सीकृत होकर उसे लाल रंग देती है। लेकिन यह रंग सिर्फ मिट्टी का नहीं है, यह उस ग्रह की कहानी है जहां जीवन कभी पनप नहीं पाया। मंगल की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ ठंड नहीं है, ना ही सिर्फ कम दबाव, सबसे बड़ी समस्या है रेडिएशन। धरती के चारों ओर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है जो खतरनाक रेडिएशन को रोक लेता है। मंगल के पास यह सुरक्षा नहीं है। इसका मतलब यह है कि मंगल की सतह पर हर समय तेज रेडिएशन गिरती रहती है, ऐसी रेडिएशन जो इंसान की कोशिकाओं को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से मंगल पर सीधे इंसान को भेजना बहुत बड़ा जोखिम माना जाता है। यहीं से मॉस की भूमिका शुरू होती है। मॉस कोई ढाल नहीं है, लेकिन यह एक जीवित परत बना सकता है, एक ऐसी परत जो रेडिएशन को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर सके। वैज्ञानिकों की योजना किसी जंगल से शुरू नहीं होती, वह एक बहुत पतली हरियाली से शुरू होती है। मॉस को मंगल पर खुले में नहीं फैलाया जाएगा, पहले उसे नियंत्रित डोम्स में उगाया जाएगा। ऐसे डोम जहां तापमान और नमी सीमित रूप से नियंत्रित की जा सके। इन डोम्स की दीवारों पर मॉस की परत उगाई जा सकती है। यह परत रेडिएशन को पूरी तरह रोक नहीं पाएगी, लेकिन यह उसकी तीव्रता को कम कर सकती है। इसके साथ साथ मॉस का एक और अहम काम है ऑक्सीजन। मॉस फोटोसिंथेसिस करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। मंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, यह इंसान के लिए जहरीली है, लेकिन मॉस के लिए यह कच्चा माल है। इसका मतलब यह है कि मॉस मंगल के माहौल में काम कर सकता है।
बशर्ते उसे थोड़ी रोशनी और नमी मिलती रहे। धीरे धीरे जहाँ मॉस उगता है वहाँ माइक्रो जीवों के लिए जगह बनती है। वैज्ञानिकों की योजना मॉस के साथ साथ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भेजने की भी है जो ठंड, कम दबाव और खारे पानी में भी जीवित रह सकें। ये सूक्ष्म जीव मॉस के साथ मिलकर मंगल की मिट्टी को धीरे धीरे जैविक बना सकते हैं। यह प्रक्रिया तेज नहीं होगी, इसमें साल नहीं दशक लगेंगे, लेकिन यह वही तरीका है जिससे धरती पर जीवन ने शुरुआत की थी। धरती पर भी सबसे पहले पेड़ नहीं उगे थे, पहले आए थे माइक्रो जीव और मॉस। उन्हीं ने मिट्टी बनाई, उन्हीं ने माहौल बदला। मंगल पर आज जो योजना बन रही है वह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह सब छोटे छोटे प्रयोगों से सामने आया है। अंतरिक्ष में 283 दिन तक जिंदा रहा मॉस, धरती के रेगिस्तान में उसके सफल परीक्षण और रेडिएशन सहने की उसकी क्षमता, इन सब ने मिलकर वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि शायद इंसान से पहले जीवन को भेजना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि जहां जीवन टिक सकता है वहीं इंसान टिक सकता है। मॉस अकेले मंगल को हरा नहीं कर देगा, यह सच है, लेकिन यह शुरुआत कर सकता है। एक ऐसी शुरुआत जो दिखने में छोटी होगी लेकिन असर में बहुत बड़ी। आज से कुछ दशकों बाद जब इंसान मंगल की सतह पर खड़ा होगा तो वह शायद किसी पेड़ की छाया में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके पैरों के नीचे एक पतली हरी परत हो, एक ऐसी परत जो यह साबित करती होगी कि जीवन ने फिर से हार नहीं मानी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। जीवन सबसे पहले सबसे कठिन जगह को चुनता है और जब वह वहां टिक जाता है तो बाकी सब उसके पीछे पीछे आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।